डियर स्टूडेंट, आज हम आईआईटी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द ग्राफ। इसको हम लोग फाउंडेशन ऑफ द आईआईटी मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमको किसी भी चीज के, यानी कि अगर मुझे आईआईटी मैथमेटिक्स का बेस तैयार करना है तो उसमें मुझे ग्राफ्स की बहुत जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ। जैसे कि आने वाले टाइम में मैं कैलकुलस में जो भी चीजें पढ़ने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आने वाले टाइम में जो भी कैलकुलस में पढ़ने वाला हूं, जैसे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, एरिया, डिफरेंशिएटी एरिया, मिनिमा, मैक्सिमा, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं उनको मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग विजुलाइज कर ले। विजुलाइज करने से ये होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि अगर मैं सीधे सी बात बोलूँ कि अगर आपके घर में कोई भी स्विच है, जैसे कि नाइट में अगर आप अंधेरे में उठते हैं और अगर कोई बटन दबाते हैं और आप चाहते हैं कि लाइट चालू हो, तो सिर्फ उसी बटन को आप दबाते हैं जिससे कि लाइट चालू होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम बार बार देखते हैं उससे हमारा जो दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाता है, और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी चीज को करने में हमको बहुत आसानी होती है। इसी चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम अपना एक बेस बनाए जो जिसमें हमारी मदद करेगा ग्राफ। ओके, क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखिए यहाँ पर कि कैसे, कि अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो व्हाट लिमिट, तो मैं यहाँ पे लिमिट के बारे में आपसे बात करना चाहूँ। लिमिट का बेसिक मतलब क्या होता है कि अप्रोच करने की टेंडेंसी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मेरा एक स्टूडेंट आर्यन, ठीक है, उसकी जो भी नॉलेज है, उसका जो भी कैलिबर है, वो अप्रैल 20 में यहाँ पर है और वो आईआईटी की तैयारी करने वाला है। तो जैसे जैसे हमारे डेज जो है वो जून 21, जब आईआईटी का रिजल्ट आउट होता है उस तरफ जा रहे होंगे, तो आर्यन जो होगा वो किधर की तरफ जाना चाह रहा होगा? आईआईटी की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं उससे पूछूं कि जून 20 में आर्यन तुम किधर जाना चाहते हो, तो उसका जो वो कहेगा, वो क्या कहेगा कि मैं किधर जाना चाहता हूँ? आईआईटी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जुलाई 20 में वो किधर जाना चाहता है, तो वो भी क्या कहेगा? आईआईटी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जनवरी 21 में तुम किधर जाना चाहते हो, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किसकी तैयारी कर रहा है वो? आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जब जून 21 में आईआईटी का रिजल्ट आ रहा है, तो सुबह 7 बजे अगर मैं उससे पूछूं कि तुम किधर जाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मैं किधर जाना चाहता हूँ? आईआईटी। किधर जाना चाहता हूँ? आईआईटी। और 8 बजे जब सपोज आईआईटी का रिजल्ट आउट होता है और वो अपना यानी कि 8 बजे जब आईआईटी का रिजल्ट आउट होता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईआईटी की वेबसाइट पे डालता है और रिजल्ट का वेट करता है और रिजल्ट आता है कि उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो चुका है, तो इसका मतलब जो है कि उसने जो जाना चाहता, वो कहाँ जाना चाहता? आईआईटी। और वो पहुंच कहाँ गया? आईआईटी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ द आर्यन, तो डेज जून 21 में जब आर्यन की जो लिमिट होगी थी, लिमिट का मतलब क्या? अप्रोच करने की टेंडेंसी। तो आर्यन ने किधर की तरफ अप्रोच किया है? आईआईटी की तरफ। तो जून 21 में आर्यन की जो वैल्यू लिमिट होगी वो क्या होगी? आईआईटी। और वो कहाँ पहुंच गया है? आईआईटी, उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो वैल्यू ऑफ द आर्यन एट जून 21 वो क्या कहलाएगा? आईआईटीएन कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा हमारा? आईआईटीएन। तो जहां तो हम जाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? लिमिट। लिमिट का बेसिक मतलब ही मैंने आपको बताया ना कि अप्रोच करने की टेंडेंसी। जिधर हम अप्रोच करेंगे वो हमारी क्या होगी? लिमिट होगी। और वैल्यू ऑफ द आर्यन क्या होगी? हमारी आईआईटीएन, क्योंकि ये वाला पॉइंट उसकी लाइफ में इंक्लूड है। अब सपोज बाई चांस वाली बात है कि आर्यन का सिलेक्शन आईआईटी में नहीं होता है, ऐसा होगा नहीं, तो मान लेते हैं कि सपोज नहीं हुआ, तो अब ये वाला जो पॉइंट है उसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं होगा। अब अगर ये वाला पॉइंट इसका इंक्लूड नहीं है, तो अब हमारे माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द आर्यन। तो आर्यन ने जाना कहाँ चाहता? अब जैसे मैं आपको एक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम दो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि एक पॉइंट जो होता है कि इंक्लूडेड और एक पॉइंट होता है एक्सक्लूडेड। अब ग्राफ में हम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर दो तरीके यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने गोला विद भरा गोला लिया तो इसका मतलब होता है ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड है, और अगर मैंने गोला विद खाली गोला लिया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर हम जो बात कर रहे थे कि आर्यन की जो अब लिमिट है, ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है, तो आर्यन की जो लिमिट होगी वो अभी भी क्या होगी? आईआईटी। क्यों? क्योंकि लिमिट का मतलब ही है अप्रोच करने की टेंडेंसी। तो जिधर फंक्शन, जैसे से जिधर की तरफ फंक्शन जाना चाह रहा है वो हमारी क्या होती है? लिमिट होती है। तो आर्यन किधर की तरफ जाना चाह रहा है? आईआईटी की तरफ, तो इसका मतलब उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? आईआईटी। ठीक है, एंड वैल्यू हमको नहीं पता है क्योंकि वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है। तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी वैल्यू ऑफ द आर्यन जो है वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो जून 21 में आर्यन कहाँ गया? हमको नहीं पता। ठीक है, अब एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमको ये भी पता है कि मेंस का भी जो रिजल्ट होता है, मेंस में भी जो एनआईटीज का जो भी अलॉटमेंट होता है वो भी जून में ही होता है।
ठीक है। तो सपोज ये वाला पॉइंट उसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं था, पर ये वाला पॉइंट उसकी लाइफ में इंक्लूड हो गया, तो आर्यन ने जाना कहाँ चाहा, वो उसकी लिमिट है। तो आर्यन ने जाना कहाँ चाहा था, आईआईटी, तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, आईआईटी। पर पहुंच कहाँ गया आर्यन, दैट इज अवर वैल्यू। तो आर्यन अब क्या कहलाएगा, एनआईटीएन। आर्यन अब क्या कहलाएगा, एनआईटीएन। समझ में आ रही बात की नहीं। तो आर्यन ने जो जाना चाहे वो हमारी क्या है, लिमिट है, और एक्चुअल में वो जहां पहुंचता है वो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं, आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगी। व्हाट इज द लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है, अप्रोच करने की टेंडेंसी। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू, एक्चुअल जहां हम पहुंचते हैं वो हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर आर्यन ने जाना कहाँ चाहे, आईआईटी, और पहुंच कर गया है एनआईटीएन। ठीक है ना, तो एनआईटी पहुंच गया, तो इसका मतलब उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, आईआईटी होगी, और वैल्यू क्या होगी उसकी, अब एनआईटीएन कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज को हम एक फंक्शन में बात करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक मैंने y इक्वल टू एफ एक्स नाम का एक फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, और x इक्वल टू 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, हम इसकी राइट यानी जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो हम दो टाइप की लिमिट की बात करते हैं, एक राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है x की बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x की छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो सपोज यहाँ पर अगर 2 होता, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस फंक्शन के इस ग्राफ के इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए, और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो फंक्शन जिस हाइट की तरफ जाना चाहेगा वो हमारी लिमिट होती है। लिमिट का बेसिक मतलब होता है y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जब हम x की बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन जो है हमारा किस साइड की तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, 2 की तरफ, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x अगर 0 है, 0 से 1 की तरफ जाता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब x की छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन जो है हमारा किस साइड की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 2। और ये वाला पॉइंट इसकी, ये वाला जो पॉइंट है इसकी लाइफ में इंक्लूडेड है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f1। यहाँ पर x की हम क्या रख देते हैं, 1। ठीक है, और वैल्यू का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू। ये कितनी हो जाएगी, 2। तो f1 कितना है, 2। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, और f1 वैल्यू के इक्वल है, तो हम जब कहते हैं कि लिमिट इज एग्जिस्ट, तो किसी भी फंक्शन की जब लिमिट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसकी हम बात करते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड लिमिट कितनी है, 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है, 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 है, पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है तो लिमिट इज एग्जिस्ट। अरे बात, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है मैंने इसकी लाइफ में से हटा दिया, x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है उसकी लाइफ में से मैंने हटा दिया। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट का मतलब अगेन मेरी वही बात आ रही है कि जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, x की बड़ी वैल्यू से जब हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो फंक्शन जिस साइड की तरफ जाना चाहता है वो हमारी क्या होती है, लिमिट। तो यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट क्या है, 2। जैसे कि वहां पे हमने देखा था ना कि आर्यन ने जाना कहाँ चाहा, आईआईटी, पहुंच कहाँ गए, एनआईटी। तो जहां जाना चाहते हैं वो हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। तो ये फंक्शन किधर की तरफ जाना चाह रहा है, 2 की तरफ। तो जब 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। सिमिलरली जब हम x की छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन किधर की तरफ जाना चाहेगा, 2 की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ है इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी कितनी होगी, 2। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है, और अगर ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो लिमिट इज एग्जिस्ट। अगेन द लिमिट इज एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे, 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है, 2, तो लिमिट इज एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने इसकी लाइफ में इंक्लूड कर दिया, कौन सा वाला पॉइंट, 3। ठीक, अगेन हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, अगेन हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। तो अगेन हम राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की जब मतलब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट अगेन किधर की कितनी आएगी हमारी, 2। ठीक है, बड़ी वैल्यू से जब हम छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो जब हम इस ग्राफ के पे अप्रोच करेंगे तो किधर की तरफ जाना चाह रहा है, 2 की तरफ। और सिमिलरली जब हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ किधर की तरफ जाना चाह रहा है, 2 की तरफ। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी होगी, 2।
एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन येलो पॉइंट इसके लाइफ में इंक्लूड नहीं है, पर येलो पॉइंट इसके लाइफ में इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोला विद बड़ा गोला है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट अगेन किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब लिमिट इज एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या है? लिमिट इज एक्सिस्ट। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक और ग्राफ मैंने कंसिडर किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 1 पे इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो अगेन कहानी वही है कि जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जब हम 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी फंक्शन पे लिमिट निकालना चाहते हैं तो हमको बेटर तरीका होता है कि हमको क्या करना चाहिए? उस फंक्शन के ऊपर उस पॉइंट पर जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है, अब मैं जब 2 से x की वैल्यू 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो फंक्शन पे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और ये चल रहा हूँ, तो ये जो फंक्शन है मेरी y की कौन सी वैल्यू की तरफ जा रहा है? 3 की तरफ। तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट अब कितनी आएगी? 3 आएगी। सिमिलरली देखो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 0 से जब x की वैल्यू, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, x की छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो फंक्शन हमारा जिस हाइट की तरफ जाना चाहेगा वो हमारी क्या कहलाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो 0 पे मैं फंक्शन के ग्राफ के ऊपर खड़ा हो गया। अब मैंने इस पे चलना चालू किया, जैसे जैसे मैं चलता हुआ इधर जा रहा हूँ तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू की तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। तो इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 1 पे ये वाला पॉइंट भी इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है और ये वाला पॉइंट भी इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब सिमिलरली एक और ग्राफ लिया मैंने, अब की बार ये वाला पॉइंट जो है मैंने इसका लाइफ में इंक्लूड कर दिया। कौन सा वाला पॉइंट? 2.5 वाला। ओके, अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो अगेन 2 से जब 1 की तरफ जाएंगे तो हम ग्राफ के ऊपर खड़े होंगे। ये ग्राफ जिस साइड की तरफ जाएगा वो दैट इज हमारा राइट हैंड लिमिट होगी, वो कितनी होगी? 3। सिमिलरली जब हम 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे, तो ये किधर की तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है इसकी? 2। ओके, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया आपकी बार? 2.5। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल भी नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या किसी भी फंक्शन के अगर हमको ग्राफ पता है तो क्या हम उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं? यस, ठीक है। अब देखिए ग्राफ की मदद से मैं एक चीज और बहुत अच्छे से फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर मैं पहला इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमने अभी इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली थी, इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला था। तो राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी आई थी? 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी कितनी आई थी? 2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 था। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। तो लिमिट इज एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो जिस भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस पॉइंट पर उसकी जो लिमिट होती है वही उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पे बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी है। सिंपल सी बात है यार, क्या फंक्शन तुमको कहीं टूटा हुआ दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। तो बहुत आसानी से किसी भी फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ पता है तो मैं पता कर सकता हूँ वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। अब जैसे देखिए सेकंड वाला जो ग्राफ हमने कंसीडर किया था, वाला पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो इसकी राइट हैंड लिमिट हमने निकाली थी, कितनी आई थी? हाँ, कितनी आई थी? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई थी? 2। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस केस में क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। अब ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं है, तो फंक्शन जो होगा उसकी राइट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट, उस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। समझ में आ रही बात की नहीं? वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो पर फंक्शन की लिमिट हम वहां पर जरूर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है? अप्रोच करने की टेंडेंसी।
अब इसके बाद मैंने तीसरा जो ग्राफ कंसिडर अभी किया था उसमें मैंने येलो पॉइंट इंक्लूड किया था। अब तुम ध्यान से देखो तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 2, समझ में आ रही बात की नहीं। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो गया 3, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है पर वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस बट लिमिट इज एग्जिस्ट। इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरा चौथा जो ग्राफ हमने कंसिडर किया था ये वाला कंसिडर किया था, इसमें हमने बोला था कि इसकी राइट हैंड लिमिट अब की बार में देखी थी कितनी आ गई थी 3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई थी इसकी 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गया था नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट एंड नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और साथ ही साथ ये फंक्शन कैसा होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, साथ ही साथ ये फंक्शन कैसा होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट इस वाले ग्राफ में मैंने ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर दिया था, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो अभी भी कितनी है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है 2.5, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल नहीं है और तीनों अगर आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो अगेन ये लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। आ रही है बात समझ में? अब इस चीज को हम एक बार बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक बार कंप्रेस पूरा एक बार वापस अपन कंसिडर करते हैं कि राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है बड़ी वैल्यू से जब हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम जो फंक्शन की लिमिट निकालते हैं दैट इज अवर राइट हैंड लिमिट। तो हमको फंक्शन के ऊपर खड़ा होना होता है और फंक्शन की जैसे जैसे हम 2 से 1 की तरफ इधर जा रहे हैं तो फंक्शन जिस हाइट की तरफ जाना चाहता है वो हमारी क्या होती है लिमिट होती है। जैसे 0 से 1 जाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी रहेगी इसकी 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा लिमिट इज एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस केस में राइट हैंड लिमिट 2 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड थी, ठीक है। तो फंक्शन जो है लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड लिमिट कितनी है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 3, तो लिमिट ठीक है एग्जिस्ट करेगी पर फंक्शन क्या होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन क्या है ठीक है डिसकंटिन्यूअस और लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। बहुत अच्छे से देखो यार ये सिंपल से इंडिया की सड़कें होती हैं। तुमको ये पता है कि जब इंडिया में कोई भी नई सड़क बनती है तो वो एकदम स्मूथ इस टाइप की दिखाई देती है, पर जैसी नई सड़क बनती है तुरंत नगर निगम वाले या टेलीफोन वाले आकर के खोद के चले जाते हैं, ठीक है। और खोद के जब उसको जाते हैं तो इस टाइप का बन जाता है। कई बार जो मटेरियल निकलता है वो खुद लेकर अपने साथ चले जाते हैं और कई बार वो मटेरियल को साइड में लगा देते हैं जो आपको ये बताते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सड़क हुआ करती थी, ठीक है। तो ये नई सड़क बनी फिर ये खोद गए और ये साइड में मटेरियल इसका लेके चले गए, यहाँ पर ये मटेरियल साइड में खड्डा कर गए। और ये देखो इंडिया का नेशनल हाईवे होता है, जनरली क्या होता है कि जब हम बहुत तेजी से जा रहे होते हैं सिटी में होते हैं तो बहुत अच्छी रोड मिलती है पर जैसे ही बाहर आते हैं ठीक है तो एकदम से हमको रोड गायब हो जाती है, फिर रोड दिखाई देती है। वो रोड हमको दिखाई इसलिए देती है वो ये बताती है कि हम सही जगह पे चल रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि तुम बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन में भी, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो आगे बढ़े। एक चीज और है जो हम ग्राफ की मदद से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं व्हाट इज की फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और किस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो अगर फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तो देखिए यहाँ पर if you are able to draw only one tangent at any point of the function then the function is differentiable at that point। इस बात को लिखेंगे एक बार कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के किसी पॉइंट पर और मैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। आ रही बात समझ में कि if we are able to draw only one tangent at any point of the function then the function is differentiable at that point। एंड हमको ये भी पता है कि डिफरेंशिएबल मतलब dy by dx की बात करें, dy by dx का मतलब होता है tan थीटा मतलब दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या है m, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन का टेंजेंट की किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ओनली वन टेंजेंट तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है।
ठीक है, और डिफरेंशियल मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है m, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब कभी ये नहीं पूछेगा कि फंक्शन कब डिफरेंशियल है, पूछा जाता है कि फंक्शन यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल कब है। तो फंक्शन कब नॉन डिफरेंशियल होता है, इसके लिए हम दो केस करते हैं। ठीक है, एक ये वाला केस होता है कि अगर मैं फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है। यानी जनरली ये होता है कि फंक्शन के किसी पॉइंट पर अगर तुमको कॉर्नर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कॉर्नर, तो इसका मतलब ये तय है कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉर्नर था, तो यहाँ पे मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फंक्शन के अगर किसी पॉइंट पर मैं एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल। तो इस बात को हम लिखते हैं कि इफ यू आर एबल टू ड्रॉ लेस देन वन टेंजेंट और मोर देन वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्या बोला यार आपसे कि इफ यू आर एबल टू ड्रॉ लेस देन वन टेंजेंट और मोर देन वन टेंजेंट, अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पर मैं एक से कम टेंजेंट और एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल होगा। अब बात ये आती है कि फंक्शन के किस पॉइंट पर हम लेस देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कब। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर फंक्शन के किसी पॉइंट, अगर ये फंक्शन की मैं बात करूं, अगर फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फंक्शन के इस पॉइंट पर मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अरे भाई देखो, टेंजेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखा। अब अगर फंक्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं कैसी स्पर्श रेखा बना सकता हूँ, रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई स्पर्श रेखा नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब लेस देन वन टेंजेंट है, और लेस देन वन टेंजेंट मतलब क्या है, फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल। तो इस बात को नोट करते हैं कि if a function is discontinuous at any point, if a function is discontinuous at any point, then the function is non-differentiable at that point. It is always true. अब ये कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल होगा। ये बात तो हमेशा सच है। पर इसका उल्टा, उल्टा क्या है, बट इट्स वाइस वर्सा, इज मे और मे नॉट बी ट्रू। मीन्स अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है कंटिन्यूस भी हो। समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं कि अगर फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक से कम टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इसका मतलब फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, पर इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है कि वहां पर क्या हो, वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो इसी बात को मैं एक बार वापस बात कर रहा हूँ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इट इज ऑलवेज ट्रू कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये बात तो हमेशा सच है। पर इसका उल्टा क्या है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर हो सकता है कि कंटिन्यूअस भी हो, जरूरी नहीं कि डिसकंटिन्यूअस ही हो सकता है क्या हो, कंटिन्यूअस। वहां पे क्या हो सकता है, कॉर्नर हो सकता है, और अगर कॉर्नर हुआ तो इसका अंदर फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस। तो पर फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। आ रही बात समझ में। तो क्या इन सब चीजों को देख करके अगर मैं किसी फंक्शन की लिमिट की बात करूं, तो आप क्या लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन को चेक करके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करी जा सकती है, हाँ या ना। और क्या मैं फंक्शन के किसी भी फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो क्या मैं उसकी लिमिट, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि आप पता कर सकते हैं, तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो जहां तक मैं सोचता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मॉडुलस फंक्शन की। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन मतलब यहाँ पे कहा जाता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब होता है प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इफ x इज लेस देन 0 तो हम कहते हैं माइनस ऑफ x। यानी अगर मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो हमेशा मैं y इज इक्वल टू प्लस एक्स लाइन को ड्रॉ करूंगा। अगर x की वैल्यू लेस देन, यानी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस ऑफ एक्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
तो मैंने लाइन ड्रॉ करी है प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब क्या, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितने का एंगल बनाना होगा, ये 45 डिग्री का। तो क्या कहा जाता है, इफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, पर मुझे y इज इक्वल टू एक्स लाइन कब लेनी है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करूंगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन का मतलब क्या होता है कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं अब क्या y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लाइन मैंने ड्रॉ करी, हरी बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लाइन ड्रॉ करी, पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन का वो वाला पार्ट लेना है जब x क्या है मेरा 0 से बड़ा है, और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का मुझे वो वाला पार्ट लेना है जब x क्या लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे x लेस देन 0 होगा तो मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स का पार्ट यहाँ तक लूंगा, और y इज इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स का जो वाला पार्ट लूंगा वो कौन सा लूंगा, ये वाला पार्ट लूंगा, ठीक है। तो ये जो डार्क ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है दैट इज अवर ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। ये किसका ग्राफ है मेरा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस फंक्शन को देख करके मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ पता है तो हम उसका डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सबके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फंक्शन मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाई दे रहा है। कहीं पे टूटा हुआ है क्या, नहीं, फंक्शन है। तो कहीं पर भी अगर ये टूटा हुआ नहीं तो इट इज अवर फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कहां तक बनाते जाऊंगा, ठीक है, पर कहां तक पता नहीं, कब तक, जब तक आप बोलोगे मैं खींचता जा सकता हूँ। तो ये लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और x लेस देन जीरो यानी कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक मैं इस वाले ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरा जो ग्राफ होगा ये ग्राफ किसका, मॉड ऑफ एक्स का। और मॉड ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बेसिकली मतलब डोमेन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। ऐसे देखिए यहाँ पर रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। तो ये फंक्शन के इस दो लाइंस के बीच में y की जो वैल्यू फंसी हुई है वो ये वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू कहां से कहां तक फंसी हुई है, 0 टू इन्फिनिटी तक। दिख रहा है सबको, कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब रेंज होगी इसकी कहां से कहां तक हुई, 0 टू इन्फिनिटी, और ये वाला पॉइंट इसकी लाइफ में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाना है पर ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉर्नर। और अगर इस पॉइंट में मुझे कॉर्नर दिखाई दे रहा है तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और डिफरेंशिएबल है बाकी सभी जगह पे, अगर मैं देखूं तो 0 को छोड़ करके बाकी जगह पे कहीं पर मुझे क्या कॉर्नर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, मेरा डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए अभी मैं अगर थोड़ी देर पहले तुमसे पूछता कि मॉडुलस ऑफ x के बारे में अगर तुमको बात करें तो तुम क्या बता सकते हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि फंक्शन का डोमेन कितना होगा, तो डोमेन देख रहा है कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं तो कहां से कहां तक है, 0 टू इन्फिनिटी। अब ये फंक्शन कैसा है, मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्सेप्ट 0। 0 पे क्यों, क्योंकि 0 पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉर्नर दिखाई दे रहा है। और अगर 0 पे मुझे कॉर्नर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इस फंक्शन की लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो 0 पे मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा और 0 पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू इधर होंगी। अब 0 से छोटी वैल्यू से जब मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन जो है मेरा वो किधर की तरफ जा रहा है, कौन सी y की वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो 0 की तरफ। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 0। ऐसे ही सिमिलरली देखिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे तो फंक्शन जो होगा वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, 0 की तरफ। तो इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, 0। और देखो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस। कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो तुमको मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तुम यहाँ पे देख करके बता सकते हो कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी इसकी लिमिट लिख सकते थे कि लिमिट इसकी कितनी होगी, 0 होगी। हमको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन के मैं डिफरेंशिएशन की बात करना चाहते हैं,
तो डिफरेंशिएशन जैसे कि यहाँ पर हमको ये पता है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के दो पार्ट्स होंगे, एक प्लस x होगा, एक माइनस ऑफ x होगा। प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, जब माइनस ऑफ x होगा जब x लेस देन 0 है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बात की नहीं? और तुमको मैंने बताया था कि टेंजेंट यानी अगर मैं किसी भी यानी डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब दैट इज द टेंजेंट। और अगर मैं किसी लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो तो लाइन ही होगी, और अगर वो लाइन है तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो tan 45 होगा, और tan 45 की वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, y इज इक्वल टू x है तो कितना होगा, 1 होगा। और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x है तो कितना होगा, -1, क्योंकि tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका जो डिफरेंशियल, दो डिफरेंशियल आएंगे, एक x ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा और एक x लेस देन 0 के लिए आएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना होगा, +1, और लेस देन 0 के लिए कितना है, -1। मेरी बात समझ आ रही है? तो d बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ x के मतलब हम x का डिफरेंशियल कर रहे हैं और माइनस ऑफ x का डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो x का डिफरेंशियल जब करेंगे तो कितना होगा, y इज इक्वल टू x लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन का जो स्लोप है वही इसका क्या होगा, वही इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, tan 45 कितना होगा, 1, तो 1 होगा, और इसका कितना होगा, -1। तो अगर तुमको डिफरेंशिएशन नहीं भी आता है पर तुमको अगर ये पता है कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन होगा। तो इस लाइन का स्लोप मुझे पता है कितना है, 1 है, और इस लाइन का स्लोप भी मुझे पता है क्या है, -1। और मुझे ये एक बात बहुत अच्छे से पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसको कंपेयर करें y इक्वल टू x को किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। वही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। आ रही है बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि 0 से 3 के बीच में मॉड ऑफ x डी ऑफ x का तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ था, ठीक है, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से 3 के बीच में। तो बेसिकली जो मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब, जो अभी के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 3 के बीच में ये जो वाला जो एरिया होगा इसने बाउंड किया होगा, और हमको ये भी पता है ये हाइट कितनी है, लेंथ कितनी होगी 3, और ये हाइट भी कितनी है 3। तो हम इस ट्राइंगल का क्या एरिया निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया का हम निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखा जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लिखा जाता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ और बेस कितना है इसका 3, और हाइट कितनी है 3, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना जाएगा 9/2, और वही इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अभी मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी, ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। मैं आगे चल के सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर अगर मुझे किसी फंक्शन का क्या पता है, ग्राफ पता है, तो क्या मैं उसकी लिमिट निकाल सकता हूँ, क्या मैं उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी रेंज निकाल सकता हूँ, क्या मैं उसका डोमेन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? बात समझ आ रही है? और मुझे इंटीग्रेशन भी नहीं पता है, मैंने अभी इंटीग्रेशन तुमको सिखाया नहीं है, पर मेरे को अगर ये पता है कि अगर 0 से 3 मॉड ऑफ x डी ऑफ x की बात करो तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस होता है, तो इसका मतलब मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? अब देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड मॉड z इज इक्वल टू 1 है, और जब z कितना है, x प्लस आयोटा y, मतलब z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, तो मॉड z इज इक्वल टू 1 क्या होता है, याद है मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स समय बताया था कि मॉड z इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है, याद नहीं आ रही हैं बातें, तो इसका सोल्यूशन की बात करें, हमको पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, और हमको ये पता है कि मॉड ऑफ z की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। हाँ है ना? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम हमको जो गिवन है कि मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? और मॉड ऑफ z अगर 1 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। ठीक है, और वो जो सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा, 0,0, और रेडियस क्या होगा, 1। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ तो मुझे पता था कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ इस टाइप का था,
और जो सर्कल होगा वो इस टाइप का होगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब दो ग्राफ, अगर हम जब भी हमको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने होते हैं तो बेटर होता है कि आप उसके क्या बना लें, ग्राफ बना लें, डायग्राम बना लें, और उन डायग्राम्स में वो जितनी जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ग्राफ है, ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितना है 1, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब मॉड z इज इक्वल टू 1 का जो दोनों ग्राफ है आपस में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो यही इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 2। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होती, ठीक है, क्या पता होता कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितना है 1, तो मुझे इसको बनाने में कितना टाइम लगता, 2 सेकंड का टाइम। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मुझे पता है और मैं दोनों को पॉइंट्स देख सकता था, ये ग्राफ आपस में कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसका मतलब आज हमने मॉडुलस के बारे में सब बातें करी है कि मॉड ऑफ फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने उसके बारे में बात करी कि उसकी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस किसी भी पॉइंट्स पर नहीं है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जीरो को छोड़ करके, जीरो पे फंक्शन कैसा है मेरा, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो कई लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी, हाँ है ना, कई लोग बाद में चलोगे मैक्सिमम वैल्यू मतलब किधर, कहां तक जा सकते हैं हम, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं एक चीज पूछूं आपसे कि व्हाट इज इन्फिनिटी, ओके चलो, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटी क्या होती है, अगली क्लास में बात करेंगे। तो जहां पे ध्यान रखिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, नॉट डिफाइंड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए बस इसी के साथ मैं अभी ये वाला सेशन यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अगली क्लास में हम ग्राफ्स की नई टेक्निक्स की, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए बस आज के लिए इतना ही।